तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 4 अलग अलग समझौते भी साइन किए हैं, जिसमें ज्वाइंट कमीशन बैठक की स्थापना, पारंपरिक चिकित्सा में ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस शेयर करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं घाना की संसद, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे हैं। फॉर एनवायरमेंट टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग, दिस इंक्लूसिव स्पिरिट पावर्स our global initiative like One World, One Sun, One Grid, and One World, One Health for a healthier planet. International Solar Alliance to encourage solar energy and sustainability. International Big Cat Alliance to protect wildlife, and the Global Biofuel Alliance to advance clean biofuels and cut carbon emissions. I am glad that Ghana, as a founding member, will host the African regional meeting for the International Solar Alliance this September. This demonstrates our shared belief that the world is one family. Distinguished members, over the past decade, India has seen a major transformation. The people of India have reposed their faith in peace, security, and development. Last year, they re-elected the same government for the third consecutive time. Something that happened after more than 6 decades. Today, India is the fastest growing emerging economy. On the foundations of stable polity and good governance, India will soon be the third largest economy. We already contribute nearly 16% to global growth. Our demography is paying its dividend. India now has the world's third largest startup ecosystem. India is an innovation and technology hub where global companies want to converge. We are recognized as the pharmacy of the world. Indian women today lead in science, space, aviation, and sports. India landed on the moon, and today an Indian is in orbit giving wings to our human space flight mission. और कितना सुखद संयोग है कि भारत के कई गौरव भरे क्षण में अफ्रीका जुड़ा हुआ है। जब भारत ने चंद्रयान के चांद के साउथ पोल पर लैंड किया तो उस दिन भी मैं अफ्रीका में था, और आज जब एक भारतीय एस्ट्रोनॉट मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए स्पेस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, मैं एक बार
फिर अफ्रीका में हूं। अफ्रीका हैज बीन कनेक्टेड टू मैनी ऑफ इंडियाज proudest moments in space. When India Chandrayaan landed on the moon's south pole, I was in Africa. And चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें अमेरिका से डिफेंस सेक्टर को लेकर एक बड़ी खबर आई है। भारत अमेरिका ट्रेड डील का बाजार इंतजार कर रहा है, लेकिन इससे पहले भारत अमेरिका में डिफेंस फ्रेमवर्क पर सहमति बन गई है। डिटेल्स लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, डिफेंस को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में क्या सहमति बनी है? गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक पूरे ट्रेड डील जो किसी भी वक्त इसका ऐलान किया जा सकता है, लोग अटकलें लगा रहे हैं शायद वीकेंड में ऐलान ना हो जाए, उससे पहले का एक टीज़र है। और इस टीज़र से का बैकग्राउंड ये है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने काउंटर पार्ट से यूएस में अपने काउंटर पार्ट से बातचीत की फ़ोन पर, और उस फ़ोन पर बातचीत के दौरान सहमति बनी कि बहुत जल्द भारत और यूएस एक 10 साल का फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर सकता है। यानी यूएस और इंडिया के बीच में डिफेंस सेक्टर में जो साझेदारी होगी उसके फ्रेमवर्क को फाइनल कर लिया गया फ़ोन पर बातचीत के दौरान। और अब उस फ्रेमवर्क पर अगले विजिट में जब जाएंगे रक्षा मंत्री यूएस, तो वहाँ पे इस फ्रेमवर्क पर दस्तखत किया जाएगा। अब इस फ्रेमवर्क की 3 सबसे खास बातें होंगी। पहली बात तो ये होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे फरवरी में यूएस, तो वहाँ पे जो इन्होंने एक कह सकते हैं कि लक्ष्य निर्धारित किया था कारोबार कैसे बढ़ाना है, उसमें जो डिफेंस सेक्टर का जो हिस्सा था उसको लागू किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कई सारे पेंडिंग डील है जो यूएस के साथ डिफेंस डील होनी है, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया जा सका है, उस पेंडिंग डील को पूरा किया जाएगा। और तीसरी चीज़, एक जो लॉन्ग टर्म साझेदारी होगी उसमें 3 मुद्दों पर पहला फोकस होगा कि यूएस के कई सारे इक्विपमेंट है भारत में बेचे जाने हैं, उस पर जोर होगा, उसकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी। भारत में डिफेंस के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कैसे यूएस की भागीदारी बढ़ाई जाए उस पर बातचीत होगी, वो फ्रेमवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। और तीसरा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किस हद तक यूएस की कंपनियां भारत में करेंगी, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इस 10 साल के स्ट्रेटेजिक करार के बाद कई सारे, जैसे MQ-9B का करार होना था करीब 3000 करोड़ रुपए का, उसका रास्ता साफ होता दिख रहा है। GE के F414 इंजन का डिलीवरी होनी थी, उसका रास्ता साफ होता दिख रहा है। इसी तरीके से AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए करार होना था, उसका रास्ता साफ होता दिख रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में यूएस के साथ डिफेंस के कारोबार में और ज़्यादा बढ़ोतरी आने की संभावना है इस बयान के बाद। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाने के मुद्दे पर कल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक होने वाली है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बैठक में कलेक्शन बढ़ाने के लिए रेलवे कार्गो सिस्टम और कस्टम के वेयरहाउस को दुरुस्त करने का सुझाव दिया जा सकता है, ताकि राज्यों के जीएसटी शॉर्टफॉल से निपटा जा सके। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि कल ये अहम बैठक होने वाली है जीओएम की, बड़ा एजेंडा क्या है? बिल्कुल, देखिए, जो ये जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने को लेकर जो अहम बैठक कल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की होने वाली है, उसमें सबसे अहम मुद्दा जो है कि जिस तरह से बड़े राज्यों में एक तरह से कहें जो रेवेन्यू कलेक्शन है एक तरह से स्टेगनेंट हो चुका है, खासतौर से यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों की बात करें, तो वहां पर इस रेवेन्यू को किस तरह से बढ़ाया जाए, और खासतौर से छोटे राज्यों में जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो किस तरह से बढ़े, उनके पास क्या विकल्प हो, इस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है, वो है रेलवे कार्गो के सिस्टम को दुरुस्त करना। ये एक माना जा रहा है कि राज्यों के पास अगर रेलवे के कार्गो अगर सिस्टम अच्छे बेहतरीन स्थिति में होंगे तो वहां पर राज्यों की कमाई हो सकती है। और दूसरा, जो कस्टम बॉन्डेड जो वेयर हाउस हैं उनको भी एक तरह से रिजुवनेट किया जाएगा, ताकि जो वहां से कस्टम के जरिए भी कमाई की जा सके। तो ये 2 मुद्दे हैं। और तीसरा जो मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि जो कह सकते हैं कि एंटी इन्वेजन जो उपाय हैं और साथ ही साथ जो कंप्लायंस है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। क्योंकि जो इस जीओएम का मैंडेट यही है कि रेवेन्यू लीकेज को भी रोकना एक बड़ा कंसर्न है। लिहाजा जो एंटी इवेजन के उपाय, कई सारे टूल्स डेवलप किए गए हैं ताकि इस एंटी को लीकेज को रोका जा सके, इसको प्लग इन किया जाए। और ओवरऑल जो जीएसटी कलेक्शन अगर देखें तो पिछले साल के मुकाबले सिर्फ इस बार जो जून के कलेक्शन आए थे सिर्फ 6% बढ़ोतरी हुई थी, जैसे अमूमन ये बढ़ोतरी करीब 10 से 11% होती थी सालाना। ये एक अपने
आप में कंसर्न का विषय है। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होगी किस तरह से जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाया जाए और खासतौर से राज्यों को अपने पैरों पर खड़ा हो सके, एटलीस्ट इतनी रेवेन्यू उनके पास आ सके। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव दिखा। अंत में सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप की भी फ्लैट क्लोजिंग हुई। आज बाजार में कैसी रही हलचल बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन हमें मिक्स्ड कारोबार देखने को मिला, लेकिन अगर हम पिछले डेटा से कंपेयर करें तो आज बाजार का जो मोमेंटम था वो हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिला। आज ऐसी कोई बड़ी न्यूज नहीं थी जिसके चलते बाजार में एक भारी गिरावट जो देखने को मिलती। अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए तो देखिए निफ्टी में अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डी, हीरो मोटोकॉर्प और ओएनजीसी ने अच्छे खासे गेन्स दिखाए हैं। लूजिंग पॉकेट की इस टाइम पे बात करी जाए तो एसबीआई लाइफ में 3% की गिरावट देखने को मिली है। कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिंस और बजाज फाइनेंस भी आज गिरावट के साथ बंद हुए, यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स में आज थोड़ी सी कमजोरी का सत्र देखा गया। मिड कैप की बात करी जाए तो ऑयल इंडिया में करीब 4% के गेन, वोल्टास यहां पे 3% की बढ़ोतरी, बीएसई की बात करी जाए तो 0.3% का इजाफा यहां पे देखने को मिला है। एमआरपीएल में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और जो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स थे वहां पे भी अच्छी खासी तेजी का सत्र आज के सेशन में देखा गया है। गिरने वालों में नायका, इसके बाद बंधन बैंक, मैक्स फाइनेंशियल, टोरेंट पार ने आज काफी ज्यादा गिरावट से आज के सत्र में दिखाई है। काफी सारी कंपनीज के अपडेट्स भी आए हैं जिसका रिफ्लेक्शन हमें सीधे सीधे मार्केट के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में देखने को मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सिर्फ 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या की है। ये महज आंकड़े नहीं बल्कि 767 उजड़े हुए परिवार है। राहुल गांधी ने सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि किसान रोजाना कर्ज में डूबते जा रहे हैं लेकिन एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। आगे राहुल गांधी ने लिखा कि ये सिस्टम किसानों को मार रहा है। वहीं इस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि मृतकों की गिनती की राजनीति घिनौनी होती है लेकिन राहुल गांधी जैसे लोगों को आईना दिखाना जरूरी होता है। अमित मालवीय ने अपने एक्स पर पोस्ट के साथ एक पोस्टर भी शेयर किया जिसमें पूछा गया कि महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस की 15 साल की सरकार में 55,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या क्यों की। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसरो श्रीहरिकोटा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस सेंटर गुजरात में बनने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने इसरो के डायरेक्टर से इस मुद्दे पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। इसरो के डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ है। देसाई सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। खासकर हमें ये जानना है कि श्रीहरिकोटा के बाद गुजरात में सबसे बड़ा स्पेस सेंटर है वो कितने समय में कार्यान्वित हो सकता है और इसके ऊपर कितना निवेश आने की संभावना है। जैसा कि आपने बताया कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में हमारा मुख्य जो लॉन्च साइट है भारत का, इसरो का, और एक दूसरा छोटा लॉन्च पैड बन रहा है वो कुरुशेखपट्टनम तमिलनाडु में, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। और हाल ही में गुजरात सरकार ने अपनी जो स्पेस पॉलिसी है वो जाहिर की है, जो कि भारतीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो अपनी स्पेस पॉलिसी जाहिर की है उसका ही आगे एक्सटेंशन है। तो उसमें उन्होंने कई इंसेंटिव, प्रोत्साहन उद्योगपतियों के लिए दिए हैं जो कि स्पेस में कार्य करना चाहे, क्योंकि गुजरात में सबसे बड़ा कोस्टल एरिया है, जैसा कि आपको विदित होगा, लगभग 900 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा। तो उसका लाभ उठाते हुए यहाँ पे एक लॉन्च पैड स्थापित करने की बहुत ही अच्छी क्षमता है। पूरे हर्षोल्लास के साथ अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बालटाल और पहलगाम से श्रद्धालुओं का जत्था पवित्र गुफा की ओर रवाना हो गया है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से शुरू हुई। यात्री काफी उत्साहित है। यात्रा दोनों रूट से जारी है, पहलगाम रूट से भी और बालतल रूट से भी, और काफी सारे यात्री जो हैं यहाँ इस वक्त पहलगाम में हैं। आप बताइए, काफी उत्साहित लग रहे हैं आप, पहले बैच में आप जा रहे हैं। भाई गजब हो गया, भगवान ने हमें
जय महाकाल। पहले तो आप भी एक बार जय महाकाल बोलिए। जी बताइए। पहले जय महाकाल। हाँ जी हाँ, तो हम इतने ही उत्साहित हैं। एक तो मैं सेकंड टाइम में आई हूँ, पहले इससे पहले मैं शादी से पहले आई थी, अब शादी के बाद आई हैं, तो इतना गजब का फील हो रहा है और इतनी वादियाँ, इतना जबरदस्त मतलब मौसम और ये पीछे का व्यू, इतनी हमें प्रसन्नता हो रही है कि हम आपको बता नहीं सकते। आप भी बताइए अपना अनुभव। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके, और मेरा ये फर्स्ट टाइम है अमरनाथ का, और मैं चाहूँगा कि अगले साल से मैं हर साल आऊँ। यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो कब सोचा था और इस तरीके से यहाँ पे पहुँचेंगे आप, तो क्या बताएंगे? जब प्लान करा था माने का, तब तो ऐसा कुछ पहलगाम अटैक से पहले हमने प्लान करा था, लेकिन हुआ जब थोड़ा सा हुआ, लेकिन उसके बाद बाबा के भरोसे छोड़ दिया कि जो होगा। लेकिन यहाँ पर आके हमें जो हुआ, जो हमने सोचा वो भी नहीं सोचना चाहिए था। इतनी टाइट सिक्योरिटी, हमें इतना प्रोटेक्शन दिया गया और यहाँ पर इतना सब कुछ अरेंजमेंट्स ने अच्छे हैं।